if you want a child, get married and plan your child maximum in the first 2 years of pregnancy. If you want to travel, if you want to enjoy, do that before you get married. किस ट्राइमेस्टर में या किस वीक में अगर प्रेगनेंसी फेल होती है तो हम बोलते हैं मिसकैरेज हो गया? प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद कभी भी अगर फेल हो जाए प्रेगनेंसी तो उसको मिसकैरेज कहा जाता है। जो मेल का स्पर्म होता है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी फेलियर का काफी रिस्क बढ़ जाता है, ये भी हाँ ट्रू है? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी पे इफेक्ट आ जाता है। उसकी वजह से एम्ब्रियो की क्वालिटी पे इफेक्ट आ जाता है और उसकी वजह से म्यूटेशन हो जाता है और क्रोमोसोमल एनोमली हो जाता है, तो मिसकैरेज। पोल्यूशन हो गया और जिस तरह की एनवायरनमेंट में हम आजकल रह रहे हैं, कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिल पा रही है, चाहे वो खाना हो या हमारा एनवायरनमेंट हो, तो क्या ये चीज़ें भी जो फैक्टर्स है ट्रिगर करते हैं प्रेगनेंसी फेलियर को? डेफिनेटली, बिकॉज इन फैक्टर्स की वजह से आपके ओवम की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी हैम्पर होती है और उनकी क्वालिटी की वजह से एम्ब्रियो की क्वालिटी हैम्पर होती है, तो वो सारा कुछ रिलेटेड है। मदर है, उनका कोई भी ऐसी एडिक्शन है या वो अल्कोहल कंज्यूम करती हैं, स्मोकिंग करती हैं, तब भी बच्चे पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है और प्रेगनेंसी फेलियर का चांस बढ़ जाता है? यस, डेफिनेटली, बिकॉज अगेन उनके भी जो ओवम है जिनकी वजह से प्रेगनेंसी ठहर रही है, उसकी क्वालिटी भी डिटीरिएट करेगी। तो फादर और मदर का इक्वल रोल होता है बेबी में। 50% फादर का होता है, 50% मदर का होता है। क्या कुछ ऐसा सिम्टम्स मदर को दिखना शुरू हो जाते हैं जो उनको समझ आ जाए कि मेरी बॉडी में कुछ तो एबनॉर्मल हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरा जो प्रेगनेंसी है वो रिस्क पर आ गई है? एनी टाइम इन प्रेगनेंसी अगर ब्लीडिंग हो, इवन 1 स्पॉट ऑफ ब्लड, तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी लेबल हो जाती है। कभी भी बीपी शूट हो जाए प्रेग्नेंट मदर का, तो उनको हेडेक हो रहा है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है, अनईजीनेस हो रहा है, नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, तो उसको भी हम हाई रिस्क लेबल कर देते हैं। अगर वॉमिटिंग एक्सेसिव हो रही है मोर देन 2 times in a day for 3 days in a row, so that term is also। तो क्या कुछ ऐसे टेस्ट है वो करा सकते हैं सो दैट दे कैन नो कि कोई भी रिस्क उनके बच्चे को तो नहीं होने वाला है आगे? See, test, basic blood test we can do. We can check the ladies ovarian reserve, AMH एक टेस्ट होता है, उससे ovarian reserve पता चल जाता है। उसके अलावा एक बेसिक तो रुबेला अगर किसी को हो जाता है तो क्या वो ट्रीटेबल है या उसका रिस्क प्रेगनेंसी फेलियर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है? इट कैन ट्रांसमिट इनटू द बेबी। उससे बेबी को क्या रिस्क रहता है? बेबी में भी इन्फेक्शन होने का चांस हो जाता है रुबेला का, और फिर सब्सिक्वेंट मिसकैरेज होने का चांस हो जाता है। तो अगर रुबेला पॉजिटिव है तो हम उसको तुरंत ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को प्रेगनेंसी फेलियर हुआ है, मिसकैरेज हो गया है, तो कितने टाइम बाद वो फिर से ट्राई कर सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए? आइडियल टाइम क्या होता है? देखिए, डिपेंड करता है कौन सी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी पे मिसकैरेज हुआ है। अगर फर्स्ट 3 months में हुआ है तो आइडियल टाइम विच शी शुड वेट बिटवीन 2 pregnancies इज 3 months, और अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में हुआ है तो 6 months। तो जो जंक फूड है, पैकेज फूड है, वो कितना रिस्क को बढ़ा देता है प्रेगनेंसी फेलियर को, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन एंटर करने के चांसेस होते हैं वहां से भी? सी, जंक फूड इन्फेक्शन इज वेरी डेंजरस इन प्रेगनेंसी, एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो प्रेगनेंसी में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज इन्फेक्शन फैल सकता है, which we have seen in so many cases. We had a case about 5 years back, a patient of simple diarrhea, loose motion, in a government medical college, Lok Nayak Hospital, expired. Oh God. Because of her infection in pregnancy. प्रेगनेंसी हर एक वुमेन के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेज होता है। इस टाइम पर फैमिली में भी काफी ज्यादा खुशी होती है, वुमेन बहुत खुश होती है, और स्पेशली जो बच्चे का आने का जो खुशी होती है वो छलक कर दिखती है फैमिलीज में। लेकिन फिर ऐसी कुछ कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं कि अचानक से वुमेन की प्रेगनेंसी फेल हो जाती है, मिसकैरेज हो जाता है। तो आज के हमारे सेशन में हम बात करेंगे कि आखिर प्रेगनेंसी फेलियर का रिस्क क्यों बढ़ जाता है, क्यों मिसकैरेजेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और उसमें वुमेन क्या क्या ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो ले सकती है ताकि उसकी प्रेगनेंसी हेल्दी बनी रहे। तो हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। आज हमारे साथ एनबीटी लाइव में मौजूद हैं ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनन गुप्ता फ्रॉम इलांटिस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू एनबीटी लाइव। थैंक यू। सो डॉक्टर, जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी फेलियर्स पर। मतलब वील डिस्कस कि मेजर ऐसे क्या कारण होते हैं, क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी फेल हो जाती है। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे रहेगा, आई थिंक 2 टर्म्स होते हैं, एक तो होता है प्रेगनेंसी फेलियर, एक होता है मिसकैरेज। सो क्या ये दोनों टर्म सेम है, मतलब सेम मीनिंग है दोनों का, या अलग अलग है? देखिए, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मल्टीपल टर्म्स यूज करे जाते हैं। जैसे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कॉमनली यूज टर्म्स हैं, रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, RPL,
and BOH, bad obstetric history. So recurrent pregnancy loss and bad obstetric history are one of the same things. और miscarriage is a term which is used जब pregnancy confirm हो जाए उसके बाद heartbeat चली जाए या फिर pregnancy की growth बंद हो जाए. And pregnancy failure is कि pregnancy आ नहीं रही. Failure to conceive is also called pregnancy failure. ओके, तो मिसकैरेज कब कहा जाता है? किस ट्राइमेस्टर में या किस वीक में अगर प्रेगनेंसी फेल होती है तो हम बोलते हैं मिसकैरेज हो गया? प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद कभी भी अगर फेल हो जाए प्रेगनेंसी तो उसको मिसकैरेज कहा जाता है ओके, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. परफेक्ट. सो अभी तो जैसे आपने दोनों टर्म्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, अब हम थोड़ा ना रीजंस पे बात कर लेते हैं कि ऐसे क्या सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं, क्या कंडीशंस बन जाती है कि प्रेगनेंसी फेल हो जाती है? देखिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी भी 40% केसेस में मिसकैरेज हो जाता है. 100 में से 40 एक्चुअली मिसकैरेजेस होते हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते. और मिसकैरेजेस में जो मोस्ट कॉमन रीजन होता है वो क्रोमोसोमल एनॉमली इन द एम्ब्रियो होता है. तो अपने आप बॉडी का मैकेनिज्म है कि वो अबनॉर्मल एम्ब्रियो को रिजेक्ट कर देती है. तो जब रिजेक्टेड एम्ब्रियोज जो होते हैं उनका मिसकैरेज हो जाता है तो हम हमेशा एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि इसको बायोप्सी के लिए जरूर भेजो, टेस्टिंग के लिए जरूर भेजो. कैंसर के टेस्टिंग नहीं नहीं, क्रोमोसोमल एनॉमली के टेस्टिंग के लिए. ओके, सो दैट सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में वी कैन टेक प्रिकॉशंस कि ये फिर से ना हो. ठीक है. तो कई बार ये भी बोला जाता है कि जो मेल का स्पर्म होता है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी फेलियर का काफी रिस्क बढ़ जाता है. ये भी हाँ true है? हाँ, डेफिनेटली. देखिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी पे इफेक्ट आ जाता है. उसकी वजह से एम्ब्रियो की क्वालिटी पे इफेक्ट आ जाता है और उसकी वजह से म्यूटेशन हो जाता है और क्रोमोसोमल एनॉमली हो जाता है. तो मिसकैरेज हो जाता है ऐसे केसेस में. 50 to 60% केसेस में मिसकैरेज हो जाता है. डॉक्टर, अभी ऐसी कंडीशंस भी होती हैं कि सब अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी चल रही है, कोई भी ऐसा रिपोर्ट सारे क्लियर आ रहे हैं एंड कोई रीजन सामने नहीं निकल के आ रहा है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी फेल हो जाती है. ऐसे कुछ केसेस आते हैं आपके पास भी? देखिए, आते हैं तो उसमें हमारी साइंस इतनी एडवांस्ड है कि हम रीजन तो पता कर लेते हैं. बट लॉट ऑफ टाइम्स पेशेंट डोंट वांट टू गो टू दैट एक्सटेंट टू फाइंड आउट कि क्यों हुआ मिसकैरेज. ओके. हाँ, ऊपर से सब नॉर्मल लगता है, पेशेंट के वाइटल्स ठीक होते हैं, ब्लड टेस्ट ठीक होते हैं, एज कम होती है, प्रेगनेंसी नेचुरली आती है, उसके बाद भी मिसकैरेज हो जाता है. तो मोस्ट कॉमन कॉज अगेन अब नॉर्मल एम्ब्रियो या क्रोमोसोमल एनॉमली ही होता है. बट इसके लिए बायोप्सी करानी पड़ती है और टेस्ट कराना पड़ता है, विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव. सो लॉट ऑफ पेशेंट्स डोंट डू इट. सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करें, जैसे पोल्यूशन हो गया और जिस तरह की एनवायरनमेंट में हम आजकल रह रहे हैं, कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिल पा रही है, चाहे वो खाना हो या हमारा एनवायरनमेंट हो, तो क्या ये चीज़ें भी जो फैक्टर्स है ट्रिगर करते हैं प्रेगनेंसी फेलियर को? डेफिनेटली, बिकॉज इन फैक्टर्स की वजह से आपके ओवम की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी हैम्पर होती है और उनकी क्वालिटी की वजह से एम्ब्रियो की क्वालिटी हैम्पर होती है. तो वो सारा कुछ रिलेटेड है. हमारे पास सबसे पहले जब पेशेंट आता है जिसको रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होता है तो हम उसका हस्बैंड का सीमन एनालिसिस करा के स्पर्म की क्वालिटी को चेक करते हैं. ओके. और फिर उसकी हिस्ट्री में जाके देखते हैं कि वो स्मोकर या अल्कोहलिक तो नहीं है, ड्रग्स में तो नहीं है, कहीं वो ओवरवेट तो नहीं है, उसकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो नहीं है. इसलिए हम उसको सप्लीमेंट्स भी देते हैं. जैसे कि कोक्यू एक सप्लीमेंट होता है या क्लोमीफिन एक सप्लीमेंट होता है जो 3 महीने या 6 महीने के बाद देखते हैं तो स्पर्म क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है. ओके. तो ये तो जैसे आपने बात की कि अगर फादर स्मोक करता है, अल्कोहल पीता है, कंजम्पशन उनका बहुत ज़्यादा है, तो हम चेक करते हैं ये सारे फैक्टर्स हैं कि नहीं है. अगर फीमेल जो है, जो मदर है, उनका कोई भी ऐसी एडिक्शन है या वो अल्कोहल कंज्यूम करती हैं, स्मोकिंग करती हैं, तब भी बच्चे पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है और प्रेगनेंसी फेलियर का चांस बढ़ जाता है? यस, डेफिनेटली. बिकॉज अगेन उनके भी जो ओवम है जिनकी वजह से प्रेगनेंसी ठहर रही है उसकी क्वालिटी भी डिटीरिएट करेगी. तो फादर और मदर का इक्वल रोल होता है बेबी में. 50% फादर का होता है, 50% मदर का होता है. और उनके जो गैमीट्स हैं दे हैव टू बी वेरी वेरी हेल्दी फॉर अ हेल्दी बेबी. ओके. स्ट्रेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है डॉक्टर? क्योंकि आपने पहले भी मेंशन किया था कि अगर फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो उनका स्पर्म भी कहीं ना कहीं वीक हो जाता है, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है. तो अगर मदर जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत स्ट्रेस ले रही हैं या एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी पा रही हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पे और कितना रिस्क बढ़ जाता है प्रेगनेंसी फेलियर का? देखिए, स्ट्रेस बढ़ेगा तो एड्रेनलिन, डोपामिन जैसे हार्मोन्स बढ़ेंगे. ये हार्मोन्स बढ़ेंगे तो ब्लड प्रेशर, अनीमिया, डायबिटीज जैसी कॉम्प्लिकेशंस होंगी. जब ये कॉम्प्लिकेशंस होंगी तो मिसकैरेज का रेट बढ़ जाएगा. सो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड. जितनी भी प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं मैं उनको कहता हूँ कि लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ. दिस इज नॉट अ डिजीज. यू डोंट हैव टू रेस्ट एट होम. You don't have to worry about walking too fast or climbing too many stairs. This is absolutely normal. Don't worry about it. We are here to help you. But don't take so much stress because that can actually result in a miscarriage. And that happens. It is very common.
ओके, तो ये तो डॉक्टर हमने बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स डिस्कस किए कि क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी फेल हो सकती है, रिस्क बढ़ जाता है। अब हम थोड़ा ना सिम्टम्स पे बात करते हैं। क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स मदर को दिखना शुरू हो जाते हैं जो उनको समझ आ जाए कि मेरी बॉडी में कुछ तो एबनॉर्मल हो रहा है, कहीं न कहीं मेरा जो प्रेगनेंसी है वो रिस्क पर आ गई है? एनी टाइम इन प्रेगनेंसी अगर ब्लीडिंग हो, इवन हुँ, वन स्पॉट ऑफ ब्लड, तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी लेबल हो जाती है। ठीक है। कभी भी बीपी शूट हो जाए प्रेग्नेंट मदर का, तो उनको हेडेक हो रहा है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है, अनईजीनेस हो रहा है, नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, तो उसको भी हम हाई रिस्क लेबल कर देते हैं। ठीक है। अगर वॉमिटिंग एक्सेसिव हो रही है मोर देन 2 times in a day for 3 days in a row, so that term is also called as hyperemesis gravidarum, which हुँ, is again an abnormal condition. So ठीक है। बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिसमें एक नॉर्मल प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। हुँ, अगर किसी लेडी के 2 से ज़्यादा मिसकैरेजेस हैं तो वो डे 1 से ही हाई रिस्क है डॉक्टर के लिए। दैट्स ट्रू। अगर उसकी एज ज़्यादा है, एडवांस्ड मैटरनल एज कहते हैं जिसको, मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज, या सो इवन दैट इज हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हुँ, हाई रिस्क प्रेगनेंसी अपने आप में एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, और हाई रिस्क बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, हार्मोनल रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया। अगर IVF कंसीव प्रेगनेंसी है, so again हुँ, it is a high risk pregnancy because ओके। it has come after years of infertility and हुँ, hormonal treatment and embryo transfer ट्रायल and एंड ऑल। everything. हुँ। इन्फेक्शंस का कितना रिस्क होता है डॉक्टर? क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल्स को बहुत सारे इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। स्पेशली यूटीआई एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है। तो अगर प्रेगनेंसी में यूटीआई होता है, तो क्या प्रेगनेंसी फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है? Yes, so I can give you an example of a या case that I did. So this was 2 years back, हुँ, and 29 weeks of pregnancy पे patient को infection था, ओके। काफ़ी severe infection था. She had foul smelling discharge from the vagina, हुँ, which was again precipitated by UTI. First she ओह! had UTI, then she had vaginal infection. So I told her, you treat your vaginal infection quickly. I'm giving you lots of medication. There should not be any discharge. You take these medications and your discharge will stop. हुँ, So she did not take the medication. She did not take my words very seriously. ओके। 2 weeks later, she came with leaking. Leaking मतलब कि her amniotic bag burst हुँ, and the fluid came out. And when that happens, the patient goes in labor. Labor शुरू हुँ, हो जाता है. लेबर शुरू होने के 4 घंटे बाद उनकी डिलीवरी हो गई. तो ओह! 31 वीक्स पे डिलीवरी हुई तो बेबी वॉज ओनली 1 kg. एंड 1 kg बेबी के लंग्स डेवलप्ड नहीं होते, हुँ, और फिर वो वेंटिलेटर पे था फॉर 2 months. Baby गॉड! was saved eventually, हुँ, but a simple pregnancy turned into a very high risk pregnancy, and the baby was also in NICU for such a long time. हुँ, So infection is a very serious problem. It should be treated quickly, not should not be ignored. It is very very important कि हम infection को treat कर दें pregnancy में, अगर हुँ। किसी भी point पे आ रहा है तो. सेल्फ मेडिकेशन कितना हार्मफुल हो सकता है? क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है यूटीआई का भी, तो आई थिंक कुछ एक सोडा जैसा सैशे बहुत सारी वुमेन होती है, पानी में डालकर इस्तेमाल कर लेती हैं। तो ये जो होम रेमेडीज़ हो गई या जो सेल्फ मेडिकेशन हो गया, वो कितना हार्मफुल हो सकता है? क्या एक्चुअल में चीज़ें इफ़ेक्टिव होती हैं? देखिए, एज डॉक्टर्स वी आर वेरी वेल ट्रेन्ड टू गिव व्हाट वी कैन गिव एंड टू हुँ, नॉट गिव व्हाट वी कैन नॉट गिव. तो FDA ने, फेडरेशन इन द US, उसने 4 कैटेगरीज बनाई हुई हैं ड्रग्स की. ठीक है। क्लास A, क्लास B, क्लास C एंड क्लास X. तो क्लास X इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिकेशन. ABC में आता है रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेटेड, नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड. हुँ, हुँ। सो ये लिस्ट होती है जो हमारे पास हमेशा रहती है, और इसमें से 80 to 90% चीज़ें हमें पता है ओके। because of years of practice. So it is very important that in pregnancy you don't take anything without consulting a doctor, because वो हुँ, डायरेक्टली आपके बेबी को इफेक्ट कर सकता है. ओके। बेबी की डेवलपमेंट, बेबी का ब्रेन, बेबी का हार्ट, बेबी की किडनीज, एनीथिंग कैन बी अफेक्टेड. हुँ, लॉट ऑफ ड्रग्स आर टेराटोजेनिक दैट वी डोंट नो. हुँ। और ऐसे क्या हैबिट्स हैं या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं? क्या मतलब अगर हम बात करें, क्या हमारे कंट्रोल में भी कुछ चीज़ें होती हैं, जो अगर हम थोड़ी लाइफ़स्टाइल बेटर कर लें या खान-पान अपना ठीक कर लें, तो रिस्क कम हो जाता है प्रेगनेंसी फेलियर का? देखिए, प्रेगनेंसी फेलियर पुअर एम्ब्रियो क्वालिटी की वजह से हो रही है. पुअर हुँ, एम्ब्रियो क्वालिटी, पुअर एग एंड पुअर स्पर्म क्वालिटी की वजह से हो रही है. हुँ, सो इफ यू आर हेल्दी, इफ यू आर प्लान योर प्रेगनेंसी एट अ गुड एज, एट अ हुँ। यंग एज, व्हाट इज़ द आइडियल एज टू प्लान before द 35 you प्रेगनेंसी? should complete your बिफोर family, 35 ओके, हुँ, and before 30 you should have your first child. ओके। And main problem in India is multiple abortions, induced abortions, when people don't want a pregnancy after हुँ, marriage, हुँ, हुँ। and also unnecessary use of contraception, दैट्स ट्रू। hormonal contraception for हुँ, years together, emergency contraception, then regular contraception, which is हुँ, not healthy. हुँ, होता क्या है, you don't want a child at one point, then when you want it, your body says now I don't have the capacity to produce a child. हुँ, So this science is
very very evidence based, data based, कि if you want a child, get married and plan your child maximum in the first 2 years of pregnancy. If you want to travel, if you want to enjoy, do that before you get married. That is my own advice to the patients. परफेक्ट। सो डॉक्टर ऐसे कुछ टेस्ट भी कुछ कपल्स करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कपल है जो अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, दे वांट कि उनकी प्रेगनेंसी एकदम हेल्दी हो, सही से सारी चीज़ें निपट जाएं, तो क्या कुछ ऐसे टेस्ट है वो करा सकते हैं सो दैट दे कैन नो कि कोई भी रिस्क उनके बच्चे को तो नहीं होने वाला है आगे? See, test, basic blood test we can do. We can check the ladies ovarian reserve, AMH एक टेस्ट होता है, उससे ovarian reserve पता चल जाता है। उसके अलावा एक बेसिक अल्ट्रासाउंड अगर वो करा ले, और अगर उनको फिजिकल सिम्टम्स नहीं है, साइकिल्स रेगुलर हैं, ब्लड फ्लो नॉर्मल है, साइकिल्स पेनफुल नहीं है, एंड शी डज नॉट हैव एनी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एनीमिया, थायराइड, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और अगर ये ब्लड टेस्ट नॉर्मल रेंज में आते हैं, दैट मीन्स शी इज her reproductive system is healthy. And second, I will come to physical appearance and physical her BMI. BMI should be in normal range. See, excessive fat is one reason जिसकी वजह से child bearing one, then pregnancy second, both get complicated. So that is very very important. Husbands के लिए semen analysis. Okay. Yeah, normal semen count, volume, motility, morphology, everything is important, which we can treat before they start planning their pregnancy. Okay, so अगर हम प्रेगनेंसी फेलियर के पैटर्न की बात करें, मोस्टली किस ट्राइमेस्टर पर, किस वीक पर आकर प्रेगनेंसीज फेल हो जाती है? क्या पैटर्न देखने को मिला अभी तक? 90% miscarriages happen in the first trimester. फर्स्ट ट्राइमेस्टर? First trimester. Okay, 6 to क्यों 8 ऐसा weeks. रीजन क्या है उसका? Abnormal embryo, chromosomal anomaly in the Same embryo. reasons. Down syndrome, chromosome 18, chromosome 12, chromosome 14, बहुत सारे chromosomes की anomaly होती है। तो ये anomaly जब होती है तो अपने आप pregnancy abort हो जाती है। Okay. PCOS, PCOD की जिनको प्रॉब्लम्स होती है उनको भी ज्यादा रिस्क रहता है? See, PCOD is nothing but more number of eggs in a limited space. God has made our ovaries for 5 to 7 eggs, one ovary. If that ovary has 15 eggs, like in PCOD, quality of each egg goes down. When quality goes down, quality of embryo goes down. When quality of embryo goes down, chances of mutation and miscarriage is high. So if a lady with PCO comes and she wants to get pregnant, we tell them to reduce their weight. Okay. They think, the doctor is not giving me medication and everything, but that is the best treatment. If her quality of eggs is normal, then we will plan pregnancy. Planning later is better than planning wrong. That's true. Obviously. And also डॉक्टर, जैसे अगर हम कुछ और रिस्क फैक्टर्स की बात करें, अपार्ट फ्रॉम द इन्फेक्शंस एंड ऑल, आई थिंक रुबेला भी बहुत एक कॉमन इन्फेक्शन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो रुबेला अगर किसी को हो जाता है तो क्या वो ट्रीटेबल है या उसका रिस्क प्रेगनेंसी फेलियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? देखिए, रुबेला एक ऐसा डिजीज है जिसमें 2 एंटीबॉडीज होती हैं, IgG एंड IgM. ठीक है। नॉर्मली सारी लेडीज को रुबेला कभी ना कभी लाइफ टाइम में हो जाता है। एक ही बार होता है ना? एक ही बार होता है। तो उसके जो क्रॉनिक एंटीबॉडीज होती हैं IgG, वो हमेशा ही पॉजिटिव होती हैं। तो हम फर्स्ट टेस्ट रुबेला का जो फर्स्ट विजिट में प्रेगनेंसी में कर लेते हैं, तो रुबेला IgG एंड IgM दोनों अगर पॉजिटिव हैं, देन इट इज़ अ सीरियस मैटर। IgG पॉजिटिव हम ऑलमोस्ट हर पेशेंट में होता है, IgM पॉजिटिव नहीं होता, सो इट इज़ वेरी वेरी रेयर दैट IgM पॉजिटिव विल बी देयर। इफ इट इज देयर, इट इज कंप्लीटली ट्रीटेबल, बट इट कैन ट्रांसमिट इनटू द बेबी। उससे बेबी को क्या रिस्क रहता है? बेबी में भी इन्फेक्शन होने का चांस हो जाता है रुबेला का, और फिर सब्सिक्वेंट मिसकैरेज होने का चांस हो जाता है। तो अगर रुबेला पॉजिटिव है तो हम उसको तुरंत ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अगर डॉक्टर किसी को बहुत रिकरेंट प्रेगनेंसी फेलियर हो रहा है, जैसे अभी आपने भी बात की थी, बार बार उनकी प्रेगनेंसी फेल हो रही है, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है? क्या ऐसे टिप्स है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि उनकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी वो एक्सपीरियंस कर पाए? देखिए, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस मतलब 3 और मोर मिसकैरेजेस अगर है किसी को, तो उसका पूरा वर्कअप करा जाता है, ब्लड टेस्ट करे जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करा जाता है। ब्लड टेस्ट में वी लुक फॉर एप्ला, इट इज कॉल्ड एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से एम्ब्रियो अपने बॉडी में इम्प्लांट नहीं हो पा रहा, हो भी रहा है तो मिसकैरेज होता है, हो जा रहा है। तो इसमें कुछ एंटीबॉडीज होते हैं जो कि एंटी कार्डियोलिपिन एंड एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, दीज आर 3 एंटीबॉडीज व्हिच आर प्रेजेंट इन द फीमेल्स ब्लड। अगर ये एंटीबॉडीज हैं तो वो मिसकैरेज कराएंगे ही कराएंगे। तो सबसे पहले तो ये टेस्ट करते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है दैट इज थायराइड। ठीक है, इफ थायराइड इज नॉट कंट्रोल्ड इट कैन लीड टू रिकरेंट मिसकैरेज। थर्ड इज हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, अगेन अ हार्मोन, इवन दैट कैन लीड टू मल्टीपल मिसकैरेजेस। इसका जो ट्रीटमेंट होता है, वी गिव ब्लड थिनर्स, इकोस्प्रिन एंड क्लेक्सेन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी,
and also put the patient on bed rest for the Hmm. first 12 weeks. Hmm. In fact, I had a patient recently, I delivered day before yesterday. Okay. She had 5 miscarriages. Oh God. Sixth pregnancy, she came to me crying when she conceived, ki doctor, I want this baby. Hmm. So we did her APLA test was positive. 5 pregnancies, nobody had done her APLA test. Once APLA was positive, I gave her a daily injection for 9 months. Daily injection. She said, I have to take a 4,000 rupee injection every day for 9 months. I said, yes, Oh you have to God. take it. And then she took it and she delivered. Successfully, she had her first baby after almost 10 years of marriage. Hmm. So it is a wonder drug, and Hmm. it helps patients with recurrent pregnancy loss. Okay. So APLA is the most common reason. Hmm. So we have to eliminate that if there is recurrent pregnancy loss and we don't have any other reason. ऑल्सो आईवीएफ और सरोगेसी के लिए भी बहुत सारे लोग जाते हैं जब उनको मल्टीपल प्रेगनेंसी फेलियर्स होते हैं तो ये चीज़ें कितनी इफेक्टिव हैं किन के लिए सूटेबल ज़्यादा होती हैं IVF is for anybody who is not able to conceive after 1 year of unprotected intercourse. ओके That is equal to infertility. 1 year of unprotected intercourse. उसके बाद you have to go for your evaluation first. कि why am I having infertility? What is the reason? If reason is not shortlisted, you go for IVF. और सरोगेसी के लिए भी सेम ही कंडीशन है जैसे आईवीएफ के लिए नहीं, तो सरोगेसी का इंडियन गवर्नमेंट ने लॉ लेके आए हैं वो, और उसमें मेनली 3 क्राइटेरिया है. फर्स्ट क्राइटेरिया है इफ यू हैव 3 और मोर मिसकैरेजेस. ठीक है सेकंड है इफ यू हैव 3 और मोर IVF फेलियर्स. और थर्ड है if you have a medical condition that you cannot get pregnant, like if you have Okay. cancer, if you don't have a uterus, if you have any autoimmune disorder that the baby can inherit. So we have to write to the government that we want to do surrogacy, then they give us permission, then we can do it. अगर डॉक्टर जिन लोगों ने आईवीएफ कराया आईवीएफ में भी उनकी प्रेगनेंसी फेल हो गई तब उनके लिए क्या सोल्यूशन होता है देखिए, लास्ट सोल्यूशन जो होता है IVF फेल होने के बाद, दैट इज डोनर एग. अच्छा डोनेट करने के लिए हाँ, हाँ बिकॉज मोस्ट केसेस में द क्वालिटी ऑफ एग, नंबर ऑफ एग इज सो बैड दैट द लेडी इज नॉट एबल टू कंसीव. तो हम फिर डोनर एग के लिए जाते हैं. अगर उसके बाद भी कंसीव नहीं हो रहा तो सरोगेसी. ओके परफेक्ट आई थिंक डॉक्टर आपने बहुत अच्छे से प्रेगनेंसी फेलियर्स के हर एक कॉज को सिम्टम को और ट्रीटमेंट पे भी डिस्कशन किया है अब हम ना थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं डाइट पार्ट पे एक्चुअली मुझे उससे पहले आपसे ये भी पूछना था कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को प्रेगनेंसी फेलियर हुआ है मिसकैरेज हो गया है तो कितने टाइम बाद वो फिर से ट्राई कर सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए आइडियल टाइम क्या होता है देखिए, डिपेंड करता है कौन सी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी पे मिसकैरेज हुआ है. अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में हुआ है तो आइडियल टाइम विच शी शुड वेट बिटवीन 2 प्रेगनेंसीज इज 3 मंथ्स. ओके और अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में हुआ है तो 6 मंथ्स. सो इट टोटली डिपेंड्स कब मिसकैरेज हुआ है. परफेक्ट अब हम ना थोड़ा डाइट पे बात कर लेते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे ना हर एक वुमेन को क्रेविंग्स बहुत होती हैं और वो बाहर का बहुत ज़्यादा जंक फूड और जितना भी पैकेज फूड है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती हैं तो जो जंक फूड है पैकेज फूड है वो कितना रिस्क को बढ़ा देता है प्रेगनेंसी फेलियर को क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन एंटर करने के चांसेस होते हैं वहाँ से भी See, junk food infection is very dangerous in pregnancy, as I told you before. तो प्रेगनेंसी में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिकॉज इन्फेक्शन फैल सकता है, which we have seen in so many cases. True. We had a case about 5 years back, a patient of simple diarrhea, loose motion in a government medical college, Lok Nayak Hospital, expired Oh God. because of her infection in pregnancy. It got complicated to that extent. So you have to be very, very careful of from where you are eating. Hygiene is more important than the quality of food. Infection नहीं होना चाहिए. वेट गेन आपका 11 to 13 kgs इज द राइट अमाउंट ऑफ वेट गेन. उससे ज्यादा वेट गेन करोगे डायबिटीज हो जाएगी. उससे कम वेट गेन करोगे तो बेबी का वेट कम रह जाएगा. तो डाइट चार्ट हमने NABH की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, उन्होंने प्रॉपर एक डाइट प्लान बना के दिया हुआ है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, जो आयरन रिच डाइट होती है, so that her hemoglobin level is maintained, baby's hemoglobin level is maintained. Food is full of calcium supplement जिससे बेबी की बोन्स डेवलप होती हैं. फूड इज फुल ऑफ फोलिक एसिड जिसकी वजह से बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट होता है. और वो डाइट इस तरीके से, वेजिटेरियन इंडियन डाइट है वो, इस तरीके से बनाई गई है कि आपका वेट गेन 11 to 13 kgs हो, which is the right amount of weight gain in the whole pregnancy. परफेक्ट. आपने ना डॉक्टर अभी फोलिक एसिड की बात की. आई थिंक प्रेगनेंसी में सबसे कॉमन जो डेफिशिएंसीज होती हैं, एक तो विटामिन B12 की होती है, आयरन की होती है, एंड फोलिक एसिड की भी बहुत ज़्यादा, फोलेट की एक्चुअली देखने को मिलती है. तो फोलेट, आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन B12 की अगर किसी को कमी है, किसी वुमेन में डेफिशिएंसी हो रही है, तो उसको कैसे पूरा किया जा सकता है और क्या ये प्रेगनेंसी फेलियर का रिस्क बढ़ा सकती है? फोलेट का प्रेगनेंसी फेलियर से इतना रिलेशन नहीं है. फोलेट
से बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट का ज़्यादा रिलेशन है. सी व्हाट इज अच्छा. फोलेट, आई टेल यू द साइंस बिहाइंड इट. Folate is a part of हम्म. THMR, Okay. tetrahydrofolate reductase. हम्म. Reductase. So this is an enzyme which leads to formation of DNA. अच्छा. Now Okay. baby में DNA बनना है, हम्म. उसके लिए एंजाइम यूज होगा. हम्म. एंजाइम कैसे बनेगा? फोलेट से. इसलिए फोलेट सप्लीमेंटेशन दिया जाता है. Okay. और फोलेट डाइट में नहीं आता. फोलेट इज ओनली अ सप्लीमेंट विच यू कैन Supplement. टेक. हाँ. तो नॉर्मली प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही फोलेट शुरू कर देते हैं. हम्म. You know, if a patient comes to me that they're planning pregnancy, first thing I start is folic acid. हम्म. So Okay. that is something we start before even conception. हम्म. तो फोलिक एसिड का बहुत ही क्रूशियल रोल है इन द डीएनए फॉर्मेशन ऑफ द बेबी एंड ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द बेबी. Okay. एंड बाकी जो विटामिन हैं उनको Iron हम and देते all. हैं. आयरन हम्म. वी गिव. अब आयरन क्यों चाहिए? इन प्रेगनेंसी हीमोडाइल्यूशन हैपेंस. दैट मीन्स ब्लड की जो थिकनेस है वो कम हो जाती है. Okay. एंड द मदर इज गिविंग ब्लड टू द बेबी. तो Hmm. बेबी में 2 to 3 liters of blood आना है. हम्म. Mother has 5 liters of blood. Okay. Now, because of hemodilution, her hemoglobin will go low Okay. and baby's hemoglobin will rise. If her hemoglobin is going low, she needs to form more blood for herself, for which she needs iron. हम्म. Blood is made up of RBCs. RBCs का जो core होता है, that is made up of iron. एंड इसलिए विटामिन B12 के लिए डॉक्टर बोला जाता है कि जितने भी वेजिटेरियन सोर्सेज है उसमें होता नहीं है. तो आइडियल क्या उसका सोल्यूशन है? क्या सप्लीमेंटेशन ही ज्यादा बेटर रहता है या जो नॉनवेज वगैरह से मिलता है वो ज्यादा बेटर रहता है? सी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है. मतलब बहुत कम अमाउंट में B12. होता है. हाँ, और B12 लेवल्स हम लोग कराते हैं रेगुलर हम्म. इंटरवल्स में. अगर कम होता है तो देन सप्लीमेंटेशंस आर वेरी वेल अवेलेबल इन द मार्केट. वेरी गुड वंस आर अवेलेबल. मिथाइल कोबालामीन के नाम से आता है, Yes. 1500 माइक्रोग्राम्स, व्हिच इज वेरी वेरी इफेक्टिव. ओके. हाँ, बट अगेन अनीमिया कैन बी ट्रीटेड विदाउट आयरन आल्सो. अच्छा. हाँ, गुड डाइट, गुड आयरन रिच डाइट फॉर 9 months विल ट्रीट योर अनीमिया. हम्म. डॉक्टर अगर हम बात करें जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रेगनेंसी फेलियर ना हो, मतलब मिसकैरेज का रिस्क कम हो जाए, तो क्या कुछ ऐसे प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं जो वुमेन है, जो महिलाएं वो ले सकती है ताकि उनका रिस्क कम हो जाए? She has to visit a very good doctor on day 1 of her pregnancy. You know, because people are trained in our country. Doctors are very well trained to manage recurrent pregnancy loss, because it depends on a lot of factors. What is the cause of recurrent pregnancy loss? What is the age of the patient? You know, how did she become pregnant? Was it an IVF pregnancy? What drugs is she taking? कोई उसकी पहले सर्जरी तो नहीं हुई. You know, so lot of factors. How is the growth of the baby? सब कुछ देखना होता है. तो whether she needs ultrasound, whether she needs blood test, what supplements does she take, whether she needs any other medication, ये तो एक डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है. So my advice will be trust your doctors, go to them and follow what they are asking you to do. दैट्स ट्रू. आई थिंक डॉक्टर इंडिया में ना एक चीज़ बहुत कॉमन है, जब भी किसी का प्रेगनेंसी फेल होता है या मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है, हो जाता है, तो लोग बोलते हैं नज़र लग गई या उसकी वजह से कुछ हो गया. तो आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स आते होंगे, तो आपका क्या टेक है इस चीज़ पे? क्या नज़र एंड ऑल रियल होता है? See, of course, nazar is not scientific, but my take is still 50% of the pregnancy miscarriages go unexplained. We don't find anything. Oh God. And you know, and lot of miracles happen in reproductive medicine. You know, we have seen 60-year-olds getting pregnant, and we have seen 25-year-olds undergoing multiple miscarriages also. So yes, if you get pregnant, take utmost care. Keep it to yourself and your partner, or maybe just your close family. And your job is not complete till you deliver a healthy baby, and then that healthy baby is 1 year old. You know, a lot of patients get very very relaxed after multiple IVF failures. IVF karaya, pregnancy aa gaye, then they forget us. And then they come to us after 3 months with a miscarriage. And then I asked them that why did you stop doing what I was asking you to do? So they said, you know, we got pregnant and then we went to a local doctor. He stopped most of the medicines. You were over medicating us. Then I explained them that I was not over medicating you. Your body needs support. First it needed support to get pregnant. Now it needs support to, you know, carry the pregnancy for 9 months. And then it will need support for delivery also. And highest mortality in India is of infants who are less than 1 year of age. Oh God. That is also very common. So you have to be very very careful in high risk pregnancies till the baby is 1 year of age. So pregnancy के टाइम पर कितने वीक्स बाद या मंथ्स बाद विजिट करते रहना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट को? See, depends कि किस टाइप की प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क है या नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं है, एज क्या है पेशेंट की, IVF है या नहीं है.
फर्स्ट विजिट शुड ऑलवेज बी एज सून एज आपने प्रेगनेंसी कंफर्म कर कंसीव लिया कर अपनी। लिए, हाँ। फर्स्ट विजिट में वो ये चेक कर लेंगे कि प्रेगनेंसी ट्यूब में तो नहीं है, एक्टोपिक हम्म। प्रेगनेंसी तो नहीं है, प्रेगनेंसी ट्विंस तो नहीं है, प्रेगनेंसी में अगेन हार्ट बीट आई है नहीं आई, दैट इज चेक्ड एट 6 वीक्स। हार्ट बीट हम्म। कितनी है, कम तो नहीं है। देन दे हैव टू चेक कि ब्लीडिंग तो नहीं है, डज द पेशेंट नीड बेड रेस्ट और नॉट। ठीक हम्म। है, उसका जो नीचे का रास्ता है जिसको ऑस बोलते हैं, उसमें स्टिच लगाने की जरूरत तो नहीं है, डू वी ओह नीड टू गॉड। क्लोज इट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। हम्म। So find a good doctor who you trust and follow what they are saying. You know, अगर low risk pregnancy है, young lady है, pregnancy is okay, baby is healthy, weight is okay, then we can call on a monthly basis also. हम्म। Only 9 visits in 9 months. But if it is a high risk pregnancy, then sometimes we admit the patient for 9 months. हम्म। There have been times government medical college where the patient did not have to pay. 9 महीने तक हमने admit रखी है patient, ओह गॉड। पूरे 9 महीने। तो ऐसा भी होता है। जैसे पहले के टाइम पे बोला जाता था कि घर में ही लोगों का डिलीवरी हो जाती थी और इतने ज़्यादा प्रेगनेंसी फेलियर के केसेस भी नहीं होते थे, बहुत नॉर्मली सारी चीज़ें हो जाती थी। तो क्या आपको लगता है कि लाइफ़स्टाइल की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई? क्योंकि पहले जो वुमेन थी वो 9 महीने काम करती थी, एक्टिव रहती थी और आज के टाइम पे क्या है ना कि कहीं न कहीं ऑफ़िस जाना या सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आज जगह ले ली इन चीज़ों ने, पहले की अगर हम कंपैरेटिवली बात करें। तो आपको लगता है कि एक्सरसाइज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब एक वुमन प्रेगनेंसी के टाइम पर है तो? देखिए, टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हुँ। हैं। पहली चीज़ चेंज हुई है चाइल्ड बेयरिंग एज। या पहले दैट्स ट्रू। लेडीज़ यूज्ड टू हैव चिल्ड्रन वेरी अर्ली, हुँ। एट 20 ईयर्स ऑफ एज। तो 20 ईयर्स ऑफ एज पे कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं। आजकल शादी लेट होती है, फिर वुमेन आर करियर करियर ओरिएंटेड, सो ओरिएंटेड। फैमिली तो लास्ट प्रायोरिटी है, टू हैव किड्स एंड देन टू रेज़ किड्स, स्पेशली द सेकंड किड। हुँ। तो वो टाइम आते आते एज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि डॉक्टर के शोल्डर से बहुत बर्डन आ जाता है कि अब ये प्रेगनेंसी हमें सक्सेसफुल करनी है 9 महीने तक। हुँ। मदर इज 40 ईयर्स ऑफ एज, शी गॉट IVF डन, शी हैज डायबिटीज ऑल्सो, शी इज फैट ऑल्सो, शी डज नॉट एक्सरसाइज ऑल्सो। सो साइंस भी एडवांस हुई है हुँ। और लाइफस्टाइल भी चेंज हुआ है। आज से आप 25 साल पहले चले जाओ, अल्ट्रासाउंड भी नहीं था, देयर यस। वाज नो अल्ट्रासाउंड। सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे गायनोकोलॉजिस्ट डिसाइड करते थे सब कुछ, या ब्लड टेस्ट के बेसिस पे करते थे। तो हुँ। उस टाइम पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी इंडिया का काफ़ी हाई था, हुँ। बिकॉज हमारा डायग्नोसिस और हमारा ट्रीटमेंट भी उतना एडवांस नहीं था। एग्ज़ैक्टली। सो लाइफस्टाइल भी चेंज हुआ है और साइंस भी चेंज हुआ है। साइंस हैज ऑल्सो एडवांस्ड एंड लाइफस्टाइल हैज ऑल्सो बिकम वेरी सेडेंटरी नाउ। हुँ। So with changing times, people have changed and science has evolved. So दैट्स ट्रू। definitely we are going towards a very good future, but childbearing age should not move forward. That is very, परफेक्ट। very important. हुँ। तो डॉक्टर अभी जैसे आपने लाइफ़स्टाइल को बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया है कि पहले की लाइफ़स्टाइल और आज की लाइफ़स्टाइल में कितना डिफ़रेंस आया है और किस तरह से प्रेगनेंसी का जो पूरा सेगमेंट है, जो पूरा तरीका है, वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। तो अगर हम बात करें एक्सरसाइज़ की, एक्सरसाइज़ बोला जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ़ का और ना ही प्रेगनेंसी के टाइम पे ओवरऑल भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे स्पेशली जो पेल्विक एक्सरसाइज़ेज़ होती है ना, उनको बहुत प्रमोट किया जाता है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं और नॉर्मल डिलीवरी करने में हेल्प करती हैं, मिसकैरेज के रिस्क को कम कर देती हैं। तो ये चीज़ें कितनी सही है कि एक्चुअल में पेल्विक एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं वो वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर? देखिए, पेल्विक, हम पेल्विस को समझते हैं पहले। यस, परफेक्ट। पेल्विस में ना 3 पार्ट्स होते हैं, एक हुँ। आउटलेट होता है, एक मिड कैविटी होता है, एक हुँ। इनलेट होता है। तीनों पार्ट से बेबी को आना है बाहर जब वो डिलीवर होगा। और जो सबसे बड़ा पार्ट होता है बेबी का, वो बेबी का हेड होता है। बेबी का जो हेड होता है, उसका जो डायमीटर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी होता है, दैट इज ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर्स। हुँ। सो नाउ दिस बिग हेड हैज टू कम आउट थ्रू द पेल्विस। अब इस पेल्विस से बाहर आने के लिए जो पेल्विक मसल्स हैं, दे हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग and the pelvis has to be dilated, it has to हुँ। be open, it cannot be very very small. So pelvis की muscles को strengthen करना और pelvic outlet को open करने के लिए pelvic exercises recommended है, हुँ। and they are more recommended in the third trimester after 24 weeks, after 6 months of pregnancy, because अगर pelvic muscles contract नहीं करेंगे डिलीवरी के टाइम पे तो बेबी बाहर नहीं आएगा। हुँ। तो अगर मैं अपने हाथ की मसल को नहीं यूज करूंगा तो when if I have to lift heavy weight I will have pain, दैट्स but ट्रू। if I've trained these muscles then I will not have pain. So similarly with pelvic muscles, हुँ। that if you train them regularly then during delivery chances of normal delivery actually go up. हुँ। So two things people should train for if they want a normal delivery, one हुँ। is pain and the other is exercise.
परफेक्ट। आई थिंक डॉक्टर, ये सेशन बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल था और आपने हर एक सेगमेंट पे बहुत अच्छे से बात किया है और आई एम श्योर जो भी इन्फॉर्मेशन आज आपने शेयर की हमारी ऑडियंस के साथ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। एट लास्ट कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं एंड जिनको डर है कि कहीं हमारी प्रेगनेंसी फेल ना हो जाए, मिसकैरेज का रिस्क ना रहे, उनके लिए आपकी क्या फाइनल एडवाइस रहेगी? Don't waste time. Plan your pregnancy as soon as possible. Once your children are, 3-4 years of age, you can always focus on your career for the Hmm. next 15, 20, 30 years. But don't get into a situation कि you're not able to have a child or you have to undergo treatment. God has made your body fertile and fit for reproduction. Utilize that time because after 35, you will have problems. Thank you so much, doctor, for joining us and thank you so much for such an insightful session. Thank you. Thank you. आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल एनपीटी लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें।